गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था, हमने माध्यक के बारे में और परिसर के बारे में। अब हम सीखेंगे माध्यक और बहुलक के बारे में। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है दिए गए आंकड़ों को अगर हम आरोही क्रम में करें तो बिल्कुल बीच में जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। और इसके लिए हमने दो सूत्र पढ़े थे, उनका हम उपयोग करेंगे अभी। फिर हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, और जो बहुलक है वो क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है वो उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो इसके लिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का जो पहला प्रश्न हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें हम अगर देखें क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसने? गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो 25 में से जो अंक प्राप्त किए हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। क्या क्या हैं? 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ये हमारे पास अंक हैं जो 15 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं 25 में से। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुलक और माध्यक अगर हम ज्ञात करें तो इन संख्याओं के लिए जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अधिक बार दोहराई गई संख्या है वो कौन सी है। तो आंकड़ों को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में वो है 20। तो यहाँ पे देखें 20 कितनी बार है? 1, 2 और 3 और 4 बार। तो हमारे पास 20 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इनका बहुलक क्या है? 20 है। तो हम लिख देंगे दिए गए आंकड़ों में 20 सबसे अधिक बार दोहराया गया है, अतः आंकड़ों का बहुलक क्या बनेगा? हमारे पास आंकड़ों का बहुलक 20 बनेगा। तो हमारे पास बहुलक आ गया। अब इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में करना है। और आरोही क्रम के बारे में आपने पढ़ा था। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो जो आंकड़े दिए हैं इन्हें हमें पहले करना है आरोही क्रम में। तो आंकड़ों का आरोही क्रम क्या बनेगा? आरोही क्रम इनका आरोही क्रम बन जाएगा हमारे पास। सबसे छोटी जो संख्या है इसमें वो कौन सी है? वो है 5। तो क्या देगा हमारे पास आरोही क्रम में? 5, फिर उससे बड़ी 9, फिर है हमारे पास 10, फिर 12, फिर 15, 10, फिर 12 और फिर 15। उसके बाद हमारे पास है 16, फिर 19, 16 और फिर हमारे पास आ जाएगा 19। उसके बाद हमारे पास 20 है। 20 कितनी बार दिया हुआ है इसमें? 20 4 बार है। तो यहाँ पे 20 4 बार लिखा जाएगा। 20, 20, 20 और 20। उसके बाद इससे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी आएगी? वो संख्या आएगी 23, फिर 24 और फिर हमारे पास है 25। तो 23, 24 और 25 कितनी बार है? 25 2 बार। तो यहाँ पे आ गया 25 और 25। हमने इन्हें आरोही क्रम में कर दिया। आरोही क्रम में करने के बाद में आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या है 15। अब ये 15 सम होता है या विषम? ये क्या है? ये है विषम। और जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर n+1/2वां पद। तो हमारे पास क्या आएगा माध्यक इसका? n का मान क्या है? 15 + 1/2वां पद। यहाँ से 15 और 1 जुड़ेंगे 16/2वां पद। यहाँ से 16 में 2 का भाग देंगे 8, तो क्या बनेगा? 8वां पद। अब इसका 8वां पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
8वां पद कौन सा आ रहा है 20, तो इसका जो माध्यक है वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है वो हमारी स्क्रीन पे है, उसे हम पढ़ेंगे पहले फिर उसका हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है इसने, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो क्या क्या है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। अब इन आंकड़ों के लिए हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। तो इन तीनों के मान ज्ञात करने के बाद में इसने पूछा है क्या ये तीनों समान हैं, तो हमें ये बताना है कि ये तीनों समान हैं या नहीं हैं। तो हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं तो हमें माध्यक ज्ञात करना ही है, तो हम सबसे पहले इन्हें हम कर लेंगे आरोही क्रम में। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें पहले जो आंकड़े दिए हैं उनका हम आरोही क्रम लिखेंगे। तो आंकड़ों का आरोही क्रम क्या बनेगा? आरोही क्रम हमारे पास सबसे छोटी जो संख्या है इसमें वो कौन सी है? वो है 6। तो क्या आ जाएगा 6 से फिर बड़ी संख्या कौन सी है 8 और फिर है 10, फिर हमारे पास आएगा 8, 10 2 बार है इसलिए यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। फिर हमारे पास है 15 इसमें 3 बार दिया हुआ है तो फिर आ जाएगा हमारे पास 15 और 15 से बड़ी संख्या है हमारे पास 50, फिर 80, फिर 100, 50, फिर 80, फिर 100 और उसके बाद हमारे पास है 120। तो हमने इन्हें आंकड़ों को आरोही क्रम में कर लिया है। अब इसने क्या पूछा है? सबसे पहले इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या होगा? आंकड़े क्या क्या दिए हैं? 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15, उसके बाद में हमारे पास है +50, फिर है +80 +100 और प्लस है हमारे पास 120। इनका जोड़ करेंगे 6 और 8 14, 14 और 0 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 5 29, 29, 29, 29 और 29। तो बटा में हमारे पास पहले जोड़ कर लेते हैं 29, 2 बचेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, बचेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 429। कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। तो किससे भाग दे देंगे हम? 11 से। इसके बटा में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 11। तो क्या बन गया 429 बटा में 11, भाग देंगे इसे तो 11 तिया 33, 9 बचेंगे, 11 9 99। तो इसका जो माध्य है वो कितना आ गया 39। अब हमें इसके लिए ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या दोहराई जा रही है? 15। तो लिख देंगे संख्याओं में सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या पंद्रह है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक कितना है? 15 है। फिर इसने पूछा है माध्यक। तो माध्यक के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में करना था, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में कर चुके हैं। माध्यक के लिए हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या यानी कि n का मान हमारे पास कितना है? ये है हमारे पास 11। अब जब हमारे पास 11 है, ये विषम है, तो विषम के लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर n + 1 बटा 2वां पद। यहाँ से क्या आएगा? n का मान 11 है तो 11 + 1 बटा 2वां पद। 11 और 1 कितने होंगे? 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6वां पद। और 6वां पद इसमें कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। 6वां पद कितना आ रहा है इसमें? 15।
तो हमारे पास इनका जो 6वां पद है वो आ गया 15, तो इनका माध्य कितना हो जाएगा 15। बहुलक भी 15 है, लेकिन इनका माध्य जो है वो कितना है 39। तो जो इसने पूछा था कि यह तीनों समान हैं, तो ये तीनों समान नहीं हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे, और जो तीसरा प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न जो हमें दिया है वो दिया है इसने, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किग्रा में इस प्रकार हैं। तो 15 विद्यार्थियों के भार दिए हैं 38, 42, 45, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 28, 38, 43, 38 और 47। तो ये हमें बाहर दिए हैं इसके लिए। अब इनके लिए पूछा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं, तो पहले हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में कर लेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 दिया है इसने, आंकड़े दिए हैं, तो आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम क्या बनेगा, आरोही क्रम में जो आंकड़े दिए हैं उनको देखें। सबसे छोटी संख्या क्या है 32, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38। तो क्या आएगा 32, फिर 35, फिर 36, फिर हमारे पास आ जाएगा 38। 38 से पहले हमारे पास है 37 और उसके बाद आएगा हमारे पास 38। 38 हमारे पास है इसमें 3 बार, फिर आ जाएगा 40 और 42। 38, 38 और 38, फिर आएगा 40, फिर हमारे पास है 42। उसके बाद है 43 3 बार, फिर है हमारे पास 45, 43, 43 और फिर 43, फिर है 45। इसके बाद जो हमारे पास संख्या है वो है 47 और 50। तो हमारे पास ये आंकड़े दिए गए हैं, 15 आंकड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हमने आरोही क्रम में कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसने पूछा है बहुलक। तो बहुलक यहाँ पे 2 बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 38 भी 3 बार आ रहा है और 43 भी यहाँ पे 3 बार आ रहा है, बराबर संख्या में आ रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बहुलक। तो लिखेंगे आंकड़ों में सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या अड़तीस व 43 हैं, इसलिए इनका बहुलक क्या होगा, बहुलक 38 व 43। ये हमारा बहुलक आ गया। अब इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए कितने आंकड़े हैं, 15 आंकड़े, विषम संख्या है। तो माध्यक का सूत्र क्या बनेगा, माध्यक बराबर n+1 बटा 2वां पद। अब यहाँ से n का मान कितना है 15 + 1 बटा 2वां पद। अब यहाँ से 15 और 1 कितने होंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8वां पद। तो इसका 8वां पद क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां पद क्या बन रहा है 40। तो इसके लिए माध्यक कितना आ गया 40। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का वो पूरा हो गया। अब इसने दूसरा पार्ट पूछा है, वो है हमारे पास क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ, इसके एक से अधिक बहुलक हैं, 2 बहुलक हैं। तो दूसरा आंसर है इसका हाँ, इसके एक से अधिक बहुलक हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न के लिए हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और इसमें हमें जो पूछा है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो जो आंकड़े दिए हैं उन्हें पहले हम आरोही क्रम में कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4, आंकड़ों का आरोही क्रम। तो
आरोही क्रम में करेंगे तो जो आंकड़े हमें दिए हैं वो हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। इनमें हम आरोही क्रम में करेंगे तो 12 इसमें 2 बार हैं, 13 इसमें 2 बार हैं, तो क्या लिखेंगे 12, 12, 13, 13। उसके बाद में इसमें हमारे पास 14 3 बार हैं, फिर 16 और फिर 19, तो हमारे पास आ जाएगा 14, 14, 14, 16 और 19। ये हमारे पास आंकड़े कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 आंकड़े हैं। इसमें हम देखें तो सबसे अधिक बार कौन दोहराया जा रहा है, 14 दोहराया जा रहा है, तो इसका जो हमारे पास बहुलक आएगा वो क्या आएगा 14। तो लिख देंगे चूंकि इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या 14 है, इसलिए इनका बहुलक बराबर कितना होगा 14। बहुलक आ गया। अब इसने पूछा था इसका माध्यक, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए n का मान कितना है, कितनी संख्याएं हैं इसमें 2, 2, 4, 3, 6, 9, 2, 4, 3, 7, 7 और 2 9, तो 9 क्या है यहाँ पे विषम, तो माध्यक का सूत्र लगाएंगे कौन सा विषम वाला, n + 1 बटा 2वां पद क्या बनेगा, n का मान है 9 + 1 बटा 2वां पद, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 9 और 1 10, 10 बटा 2 कितने हो जाएंगे 5वां पद, तो इसका 5वां पद क्या है 1, 2, 3, 4, 5 क्या है 14, तो इसका जो माध्यक है वो भी कितना है 14 है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न हमें जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो 5वें प्रश्न में कहा है इसने पहला पार्ट, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो बहुलक जो है आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, तो ये हमारा क्या है सत्य है। दूसरा हमें दिया है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो माध्य आता है वो दिए गए आंकड़ों से अलग आता है। उसके बाद में हमारे पास ये दूसरा जो पार्ट है वो असत्य है। तीसरा पार्ट हमें दिया है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये सत्य है। चौथा है हमारे पास आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9 का जो माध्य है वो 9 है। इसे हम चेक कर लेते हैं। जो चौथा पार्ट हमें दिया है उसमें हमारे पास माध्य निकाल लेंगे हम इनका। माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े दिए हैं 6, 4, 3, 8, 6 + 4 + 3 + 8 प्लस हमारे पास आ जाएगा 9, 12, 13, 9, तो 9 + 12 + 13 + 9 बटा में ये संख्याएं कितनी हैं 8, जोड़ करेंगे 10 और 3 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 हो जाएंगे हमारे पास 42, 42 और 13 हो जाएंगे 55, 55 और 9 64 बटा में 8 है, भाग देंगे तो हमारे पास माध्य कितना आ रहा है 8, जबकि इसने क्या दिया है 9, तो ये क्या है गलत है, असत्य है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है वो पूरी हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली 3.3 को शुरू करेंगे। प्रश्नावली 3.3 में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास आलेख है दोहरा दंड आलेख, उसे हम किस तरह से बनाएं। हमने छठी क्लास में सीखा था चित्रालेख बनाना और दंड आलेख बनाना। इसमें हम सीखेंगे दोहरा दंड आलेख बनाना। दोहरा दंड आलेख क्या होता है, दोहरा दंड आलेख दो मान एक साथ दे दिए जाते हैं, दो तरह के आंकड़े एक साथ दे दिए जाते हैं और उनकी तुलना करने के लिए हम दोहरा दंड आलेख बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले प्रश्न में हमें दंड आलेख बना करके दिया हुआ है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो हमें दिया है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट दिया है इसमें ए पार्ट दिया है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो दंड आलेख को अगर हम देखें तो विद्यार्थी दिए हैं वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमें जो पालतू पशु हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास पालतू पशुओं के नाम हैं कुत्ता, यहाँ पे बिल्ली, खरगोश और ये है हमारे पास हैमस्टर और उसके बाद में है अन्य।
और इधर विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो इसने पहला पार्ट पूछा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो हम अगर इसमें देखें सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, सबसे बड़ा ग्राफ है बिल्लियों का। और तो हम लिख सकते हैं कि जो बिल्ली है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो पहले का आंसर क्या है, बिल्ली। उसके बाद में है दूसरा बी पार्ट, इसने पूछा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कितने विद्यार्थियों के लिए कुत्ते का ग्राफ देखो कहां तक है, कितने विद्यार्थियों के लिए मनपसंद पालतू पशु है, ये है हमारे पास 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 8 विद्यार्थी। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके लिए भी हमें दंड आलेख दिया है और इसके प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो हमें दिया है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास जो दंड आलेख दिया है इसमें y अक्ष पर दी है पुस्तकों की संख्या और x अक्ष पर दी है वर्ष। तो इसने 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में और 1993 में पुस्तकों की संख्या दी हुई है। तो पहला प्रश्न इसने पूछा है वर्षों 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो कितनी पुस्तकें बेची गई हैं वो देखना है। तो 1989 में अगर देखें इनके जो मान हैं वो पूरे मान नहीं दिए गए हैं, हमें एक अनुमान लगाना होगा कि ये कहाँ तक मान दिया हुआ है, ग्राफ कहाँ तक दिया हुआ है। तो 1989 में अगर देखें तो ये मान आ रहा है 100 और 200 के बीच में, और 100 और 200 के बीच में ये 200 के नज़दीक ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि लगभग 170। तो हमारा जो 1989 के लिए आंसर होगा वो कितना होगा, लगभग 170। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, लगभग 170। कौन से सन में, ये है 1989 में। उसके बाद में पूछा है इसने 1990 में। तो 1990 को अगर देखें तो जो ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 और 500 के बीच में। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1990 में जो हमारे पास पुस्तकें बेची गई हैं वो लगभग हैं 475। उसके बाद हमारे पास है 1992 में। 1992 का अगर हम ग्राफ देखें तो ये 200 और 300 के बीच में आ रहा है, 200 के नज़दीक अधिक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1992 में जो पुस्तकें बेची हैं वो लगभग क्या हैं, 225। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो पूरा हो गया। अब इसने दूसरा पार्ट दिया है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई हैं। तो किस वर्ष में 475 बेची हैं, 1990 में। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में 475। और जो हमारे पास 225 पूछा है, 225 कौन से सन में है, 1992 में। तो 1992 में 225। दूसरा पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो 250 से कम पुस्तकें कौन से वर्षों में बेची गई हैं। तो इनका हम अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ में हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा वर्ष 1989 और 1992। 1989 में भी कम है 250 से, और हमारे पास 1992 में भी क्या है, 250 से कम है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1989 और 1992। उसके बाद में हमारे पास है इसका अगला पार्ट, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो 1989 में पुस्तकें बेची गई हैं वो 100 से 200 के बीच में हैं, 200 के अधिक नज़दीक हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें कितनी पुस्तकें हैं, लगभग 170 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चौथे पार्ट में, 1989 में पुस्तकों की संख्या 100 से 200 के बीच है तथा 200 के अधिक नज़दीक हैं, इसलिए 1989 में
बेची गई पुस्तकों की संख्या लगभग 170 है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम अगला तीसरा प्रश्न इसका हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है प्रश्न नंबर 3, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। तो इसने दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। तो हमें ये कक्षाएं की जो संख्या है विद्यार्थियों की वो अलग अलग दी गई है, इन्हें हमें दंड आलेख में दर्शाना है। तो दिया है 5वीं कक्षा में है 135, 6ठी कक्षा में है 120, 7वीं कक्षा में है 95, 8वीं कक्षा में है 100, 9वीं कक्षा में है 90 और 10वीं कक्षा में है 80। हमें इनके लिए दंड आलेख बनाना है। पहले तो दंड आलेख बनाने के लिए हमें 2 अक्ष चाहिए होते हैं। एक हमारे पास चाहिए होता है एक्स अक्ष और एक हमें चाहिए होता है वाई अक्ष। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये होती है हमारी वाई अक्ष की, और जो क्षैतिज रेखा होती है ये होती है हमारी एक्स अक्ष की। और दंड आलेख हमने पहले बनाया है, जगह छोड़ छोड़ के हमें बनाना होता है। तो इसमें हमारे पास ग्राफ में इस तरह के खाने बने हुए होते हैं, लाइनें खींची हुई होती हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ से हमारे पास पहला जो खाना है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सी कक्षा आ जाएगी 5वीं कक्षा। तो यहाँ पे आ गया 5वीं कक्षा, फिर एक खाना छोड़ देंगे, कौन सी आ जाएगी 6वीं कक्षा, फिर एक खाना छोड़ेंगे 7वीं कक्षा, फिर एक खाना छोड़ेंगे 8वीं कक्षा, उसके बाद हमारे पास है 9वीं और 10वीं कक्षा, एक खाना छोड़ेंगे 9वीं कक्षा और फिर हमारे पास आ जाएगी एक खाना छोड़ करके 10वीं कक्षा। अब हमारे पास एक्स अक्ष के मान लिख दिए। वाई अक्ष के मान लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास मान होता है 0, हमें इसका पैमाना मानना पड़ेगा। तो पैमाना मानेंगे, माना पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब इसके हम मान देखें तो न्यूनतम मान है इसमें 80 और अधिकतम मान है हमारे पास 135। तो 80 से 135 तक पहुंचना है। अंतर हम कितने कितने का लें, अंतर हम यहाँ पे ले लेंगे 10-10 का। तो क्या बन जाएगा वाई अक्ष पर अंतर 10 और ये क्या है विद्यार्थी, तो क्या आ जाएगा 10 विद्यार्थी। तो हमारा पैमाना आ गया। इस पैमाने के आधार पर हम इसे शुरुआत करेंगे ग्राफ बनाने की, मान रखने की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 80 से पहले वाला ग्राफ हमें नहीं चाहिए तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे 80, फिर हमारे पास आ जाएगा 90, फिर हमारे पास आ जाएगा 100, फिर हमारे पास आ जाएगा 110, 120, 130, 140 और 150। अब हमें इनके लिए जो मान दिए हैं ग्राफ बनाने हैं। 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 135। 135 कहाँ होगा 130 और 140 के बीच में पहला खाना हमने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बन जाएगा 5वीं कक्षा का, ये बन गया हमारे पास 135 विद्यार्थियों के लिए 5वीं कक्षा के लिए। उसके बाद में हमें 6वीं कक्षा में दिए हैं 120 विद्यार्थी। तो 120 यहाँ हैं, तो 6वीं कक्षा के लिए हम ग्राफ बना देंगे 120 विद्यार्थियों का। ये हमारे पास 120 विद्यार्थियों के लिए बन गया। उसके बाद में इसने दिया है 7वीं कक्षा में 95। 95 कहाँ होगा 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 7वीं कक्षा का 95 विद्यार्थी के लिए। उसके बाद 8वीं कक्षा में हमारे पास हैं 100 विद्यार्थी। तो 100 विद्यार्थी कहाँ हैं यहाँ पे, तो 100 विद्यार्थियों के लिए हम ग्राफ बना देंगे 8वीं कक्षा का। ये हमारे पास आ गया 100 विद्यार्थियों के लिए ग्राफ 8वीं कक्षा। फिर इसने दिया है 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा में कितने हैं हमारे पास 90 विद्यार्थी। तो 90 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 9वीं कक्षा के लिए 90 विद्यार्थियों का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी। तो यहाँ पे हमारे पास 80 तक के लिए ग्राफ आ जाएगा।
अब अगर हम यहाँ पे देखें ग्राफ तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन y अक्ष के जो मान हैं उनमें अगर हम अंतर देखें तो ऊपर वाले सभी में अंतर कितने कितने का है, 10-10 का। लेकिन 0 और 80 में अंतर कितना हो गया, ये अंतर हो गया 80 का। इस अंतर को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, z, इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। ये क्या दर्शाता है कि बीच वाला ग्राफ यहाँ पे है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसे बनाया नहीं है, उस ग्राफ को हमने छोड़ दिया है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 था उसका दंड आलेख बन गया है। अब इसने ये जो मान दिए हैं वो किसके थे, वो हैं कक्षाओं के, और ये जो मान है वो क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो याद आएगा विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हमारा ग्राफ पूरा हो गया। अब ग्राफ पूरा होने के बाद में इसने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल हमने क्या चुना है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। उसके बाद में इसने पूछा है बी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पूछा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। तो सबसे ज्यादा कौन सी कक्षा में है, 5वीं में, और सबसे कम किस में है, 10वीं में। तो लिख देंगे बी में पहले पार्ट का आंसर सबसे अधिक किसमें है, 5वीं कक्षा में, और सबसे कम किसमें है, सबसे कम है 10वीं कक्षा में। उसके बाद में हमें पूछा है इसने दूसरा पार्ट कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने थे, 120, और जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं उसके विद्यार्थी कितने थे, 100। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12:10, दोनों में 2 का भाग जाएगा, 6:5। तो इनका आंसर कितना है, 6:5। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई फिर भी आपको दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।